मॉड्यूल 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, है ना। ईबीएस टॉपिक का नाम है, फुल फॉर्म इज इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है। टॉपिक पहले हम स्टार्ट करने से पहले एक टर्म हम एक क्लियर करते हैं सबसे पहले, जिसको आप लोग बोलते हैं स्टोरेज। एग्जैक्टली कंपनीज में एक डेटा सेंटर में मैं अगर सर्वर्स की बात करता हूँ, एप्लीकेशंस की बात करता हूँ, यूजर्स की बात करता हूँ, तो हमें स्टोरेज की रिक्वायरमेंट क्यों होता है। सबसे पहले हमें ये चीज़ क्लियर करना है, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द स्टोरेज। मतलब जो उनके एप्लीकेशन को जो डेटा है, उनके डेटा को स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं को स्टोर तो करेंगे। ठीक है। तो पहला रिक्वायरमेंट इन्होंने बताया कि हमारे पास एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमारे डेटा सेंटर में रनिंग में हैं। उन एप्लीकेशंस का डेटा स्टोर हमें अगर करना है तो हमें कहीं ना कहीं बैकएंड में एक स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होता है। जितने सर्वर्स हमने अपने डेटा सेंटर में रन कर रखे हैं, प्रोविजन कर रखे हैं, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा हो गया, एन नंबर ऑफ यूजर्स मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉग इन करते हैं, यूजर्स को भी अपना कुछ डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है। डेटाबेसेस सर्वर्स हम कंपनीज में रन करते हैं, तो डेटाबेस को भी बैकएंड में एक स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि स्टोरेज हमारा एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हर एक डेटा सेंटर में, चाहे आपका सर्वर क्लाउड पे है, चाहे ऑन प्रोमाइसेस सर्वर आपके डेटा सेंटर में रनिंग में है, स्टोरेज आपको कहीं ना कहीं चाहिए। ठीक है। अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजीज वी आर यूजिंग करंटली, चाहे वो क्लाउड की बात हो, चाहे ऑन प्रोमाइसेस सेटअप की बात हो, तो कितने टाइप की स्टोरेज टेक्नोलॉजीज अभी हम यूज करते हैं मार्केट में। सर इंस्टेंट स्टोरेज और एबीएस आई थिंक। देखो, ये सर्विसेज के एग्रीमेंट हैं, दीज आर द सर्विस नेम, बट टेक्नोलॉजी बिहाइंड द पिक्चर कौन सा टेक्नोलॉजी हमारा एग्जैक्टली चलता है। सर राइट। तो इन्होंने एक एक अभी नेम बताया टेक्नोलॉजी का। देखो, सबसे पहले हम स्टोरेज को यूज करते थे ना, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आई स्टोरेज को यूज करने के लिए, प्राइमरली हम एक स्टोरेज को एज अ डैश स्टोरेज ही हम यूज करते थे। डैश का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूं, हम लोग अभी तक हम क्या करते थे, हमारे पास अपना पेन ड्राइव लगा के हम डेटा शेयर करते थे, राइट। कभी हमें एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में कुछ डेटा शेयर करना है तो पेन ड्राइव हम लोग यूज करते थे, इंटरनेट नहीं था हमारे पास। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि दो सिस्टम्स में डेटा शेयर करना है तो पेन ड्राइव यूज कर लिया हमने, या फिर हार्ड ड्राइव का यूज कर लिया, या फिर क्या यूज कर लिया, डीवीडीज का, राइट। बट इस स्टोरेज की लिमिटेशन, सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था, ये डायरेक्ट अटैच था। मतलब साइमल्टेनियसली अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल मशीन्स पे स्टोरेज को आपको एक्सेस करना है, जैसे मैं अपने लैपटॉप का एग्जांपल अगर आपको दूं, तो मेरे लैपटॉप में एक स्टोरेज लगा है, हार्ड ड्राइव लगा है, राइट। तो वो हार्ड ड्राइव मेरे ही स्टोरेज पे एक्सेसिबल, मेरे ही सर्वर पे एक्सेसिबल है। मैं अगर इस सर्वर पे लॉगिन करके पहले विंडोज को अप करता हूं, फिर अपने यूजर से लॉगिन करता हूं, तभी मेरे पास स्टोरेज एक्सेसिबल है। किसी दूसरे सिस्टम पे बैठ के मैं अपने हार्ड ड्राइव को, अपने स्टोरेज को साइमल्टेनियसली एक्सेस नहीं कर सकता। सो दिस इज द लिमिटेशन। बट ये स्टोरेज आपका क्या है? ऑफलाइन। ऑफलाइन स्टोरेज का मतलब है कि जब आप सर्वर पे लॉगिन हैं प्रेजेंट में, तभी आप उन अपने डेटा को सर्वर के स्टोरेज में जो आपने सेव कर रखा है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे कि आपके डी ड्राइव में या सी ड्राइव में एक फाइल अवेलेबल है, आप उस फाइल को बाय डिफॉल्ट इंटरनेट पे आप एक्सेस कर सकते हैं। किसी बंदे को आप बोल दो कि आप इंटरनेट पे आना और ये पाथ है, आप इसको एक्सेस कर लेना, इज इट पॉसिबल? बाय डिफॉल्ट ये चीज पॉसिबल हमारा नहीं है, क्योंकि वो जो फाइल डेटा हमने जो रखा है ना, वो ऑफलाइन हमारे सिस्टम के साथ अवेलेबल है। दूसरा जो टेक्नोलॉजी स्टोरेज का हमारे पास मार्केट में था, देखो डैश हम आज भी यूज करते हैं, राइट। अभी भी हम बहुत सारे सिनेरियोज में पेन ड्राइव से डेटा शेयर करते हैं, डीवीडी के थ्रू डेटा शेयर करते हैं,
हार्ड ड्राइव्स के थ्रू डेटा शेयर करते हैं। एब्सोल्यूट नहीं है ये टाइप, आज भी हम यूज करते हैं, बट ज्यादातर जो सर्वर्स के कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करता हूं, तो सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस में डेटा सेंटर के जो सर्वर्स आपने लगा रखे हैं वो वहां पे कहीं ना कहीं हम डैश सॉल्यूशन को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज में या सर्वर साइड की कॉन्फ़िगरेशन के लिए अब स्टोरेज आपको शेयर करना है, तो हम लोग इसका एडवांस हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस। नेस का मतलब क्या होता है, नेटवर्क अटैच। नेटवर्क अटैच स्टोरेज। ठीक है, और इसका एग्जांपल मैं अगर आपको देता हूं तो वी हैव द एनएफएस एंड सांबा। साइमल्टेनियसली एक कॉमन स्टोरेज को, यानी कि आपने बोला कि मेरे पास एक सेंट्रलाइज स्टोरेज है और उस स्टोरेज को मैं ऐसे यूज करना चाहता हूं कि अगर 4 मशीन पे सेम स्टोरेज को साइमल्टेनियसली मेरे को अगर एक्सेस करना पड़ा, तो मैं चारों मशीन से बैठ के उस स्टोरेज को एक्सेस कर पाऊं और साइमल्टेनियसली सेम स्टोरेज में कुछ डेटा रीड या राइट में कर पाऊं। ठीक है, तो नेस सॉल्यूशन आपको क्या कहता है कि आप अपने स्टोरेज को एज अ शेयर स्टोरेज या कॉमन स्टोरेज की तरह आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो टेक्नोलॉजी हमारे पास था मार्केट में, जिसको हम बोलते हैं क्या, सैन। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला स्टोरेज सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं सैन। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। आपने दो प्रोटोकॉल्स के नाम सुने होंगे, जिसको हम बोलते हैं स्कजी एंड आपका आईस्कजी। ठीक है, तो सैन स्टोरेज आपका क्या है और नेस स्टोरेज क्या है, दोनों ही आपके नेटवर्क के थ्रू स्टोरेज अवेलेबल होते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि समवेयर आप ये मान के चलें कि यहां पे मेरा डेडिकेट स्टोरेज मेरे पास लगा है और इस स्टोरेज में मैंने हो सकता है कि नेस का कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है या सैन का कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, लेकिन जहां से बैठ के मैं स्टोरेज को एक्सेस करूंगा, दीज आर द क्लाइंट मशीन्स। तो ये क्लाइंट मशीन क्या कहते हैं कि हम सर्वर से जब कनेक्टिविटी करते हैं ना, तो थ्रू आर नेटवर्क चैनल, यानी कि जो ये स्टोरेज इटसेल्फ आपका शेयर हो रखा है यहां से, वो एक नेटवर्क के थ्रू है। तो इस स्टोरेज का डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, कहीं ना कहीं क्लाइंट और सर्वर के बीच में आपका नेटवर्क चैनल प्रॉपर होना चाहिए, देन ओनली आप स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको एक नाम देना चाहूं तो हम इसको बोल सकते हैं स्टोरेज सर्वर। अब ये स्टोरेज सर्वर हो सकता है आपका नेस टेक्नोलॉजी के थ्रू कॉन्फ़िगर किया हो सकता है कि आपने यहाँ पे सैन स्टोरेज के थ्रू स्टोरेज की प्रोविजनिंग आपने कर रखी हो। ठीक है, दोनों ही तरीके, और दीज आर द क्लाइंट मशीन। तो दो तरीके हैं। नेस स्टोरेज आपका क्या कहता है कि आपने अगर यहाँ पे एक स्टोरेज अगर लगा रखा है 500 जीबी का, तो इस 500 जीबी के स्टोरेज को साइमल्टेनियसली ये मशीन भी एक्सेस कर सकता है, ये मशीन भी और ये मशीन भी। यहाँ पे आप अगर कोई फाइल किसी भी नाम से एक फाइल आप बनाते हैं एबीसी, तो ये वाला जो फाइल है ना, अल्टीमेटली इस कॉमन प्लेस पे जाके बनता है, इस स्टोरेज में जाके राइट होता है। तो साइमल्टेनियसली ये सर्वर भी एक्सेस कर सकता है एबीसी फाइल को, ये भी कर सकता है और आपका ये सर्वर भी कर सकता है। सैन स्टोरेज क्या कहता है कि अगर इन तीनों सर्वर्स को मैं एक कॉमन डिस्क ना देके हर एक का एक अलग अलग से सेपरेट डिस्क में इनको लगा के दे देता हूं। जैसे मैंने बोला कि 200 जीबी का एक डिस्क आपको यहाँ पे चाहिए, मतलब जो एक क्लाइंट मशीन आपने रन कर रखा था, इसमें लोकल स्टोरेज अवेलेबल नहीं था, आपने कोई हार्ड ड्राइव यहाँ पे नहीं लगा रखा था, तो आपने क्या किया, 200 जीबी का एक डिस्क आपने स्टोरेज सर्वर से अपने लिए कट करा के और यहाँ पे उसको एक्सेस कर लिया। सेम आपने बोला यहाँ पे मेरे को 100 जीबी का डिस्क चाहिए था, और सेम आपने यहाँ पे बोला लेट सपोज यहाँ पे भी आपको 100 जीबी का डिस्क यहाँ चाहिए था। तो सबका देखो अलग अलग स्टोरेज हो गया अपना। अगर आप इस वाले सर्वर पे कोई डेटा राइट करते हैं तो वो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है,
यहाँ पे अगर आप कुछ राइट करते हैं तो यहाँ पे भी आपका वो एक्सेसिबल नहीं है। बट जो ये 200 GB 100 GB 100 GB जो स्टोरेज आपका प्रोविजन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? स्टोरेज सर्वर से। ठीक है, तो सर ओवरऑल एक जो क्वेश्चन है मेरा, हाँ जी, जब हम एक EC2 इंस्टेंस बनाते हैं तो एक बाय डिफॉल्ट कुछ स्टोरेज हम डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये उससे बिल्कुल अलग है, मतलब एक सेपरेट सर्वर हम कॉन्फ़िगर करेंगे जो EBS हमारा जो ब्लॉक आप स्टोरेज अपने होगा। सर्वर के साथ जो स्टोरेज लेते हैं ना, उसमें बिहाइंड द पिक्चर जो टेक्नोलॉजी काम कर रहा है ना, वो कौन सा है? सैन स्टोरेज, यस। राइट। तो मैं उसी पे अभी यहाँ पे आने वाला हूँ, लेकिन अच्छा। बेसिकली जो बैकएंड में जो टेक्नोलॉजीज है ना, देखो स्टोरेज को आप कैसे भी यूज कर लो, एज अ डैश आप यूज कर लो, एज अ नैस यूज कर लो, एज अ सैन यूज कर लो। डैश क्या कहता है? जब आपको लोकल स्टोरेज इस मशीन के साथ चाहिए, आपने बोला कि मेरे सर्वर में एक 500 GB का डिस्क लगा के दे दो, तो ये क्या हो गया? आपका डैश स्टोरेज हो गया, राइट। वो आपके सर्वर से डायरेक्टली अटैच्ड है। आपने बोला कि नहीं, मेरे को एक ऐसा स्टोरेज चाहिए जो कि साइमल्टेनियसली इस सर्वर पे भी एक्सेस हो, इस सर्वर पे भी हो और इस सर्वर पे भी हो। इसको बोलते हैं शेयर स्टोरेज। एक डिस्क आपने 3 मशीन पे एक्सेस कर दिया, उसका सेम डेटा है, वो यहां से भी राइट कर सकता है, यहां से भी कर सकता है और यहां से भी कर सकता है। तो ये हमारा हो गया नेस। सैन क्या कहता है? मैं डैश की तरह ही आपको एक डिस्क दूंगा, लेकिन जो डिस्क आपका है ना, वो हर एक सर्वर के लिए अलग अलग होगा। अब आप ये देख लो कि सर्वर्स पे कितने कितने जीबी के डिस्क आपको चाहिए। ठीक है, तो अब हम Am I थोड़ा सा audible? चल। Hello. यस, यू आर ऑडिबल। सर एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था, नेस्ट में भी तो ये प्रोविजन रहता है कि हम उसको मतलब एवरी यूजर नहीं यूज कर पाता उसे किसमें? नेस्ट में, मतलब हम उस पे प्रोटेक्शन लगा सकते हैं कि मतलब जो यूजर चाहता है या जो सिस्टम चाहता है उसके क्रेडेंशियल्स होते हैं वही यूज कर पाता है सिर्फ। नेस में देखो एक सेटिंग्स आती है जिसको हम बोलते हैं कर्बोज, कार्गोस। राइट। तो वो एडिशनल आपको एनएफएस की कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है वो चीज। ये नेस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये प्रोटोकॉल का कॉन्फ़िगरेशन है। जब आप एनएफएस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो आप इस एनएफएस स्टोरेज सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में बता देते हो कि क्लाइंट पे ना एक यूजर मिलेगा आपको XYZ के नाम से, और उस यूजर की यूयूआईडी ये है। तो मैं उस यूजर को ही चाहता हूं कि इस मशीन पे जब आप उस यूजर से लॉगिन करो ना, तब आपका ये स्टोरेज एक्सेसिबल होगा। बट और बाय वो डिफॉल्ट तो एनएफएस क्या कहता है कि मेरा जो वर्किंग वे है ना, मैं आपको एक शेयर स्टोरेज की यूटिलिटी देता हूं। अब आप मेरे फीचर्स को यूज करके ऐसे यूजर लेवल से अगर आप सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं ना, क्योंकि ये ना हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये आया था कि हमें एनएफएस में शेयर स्टोरेज तो चाहिए, लेकिन उस स्टोरेज में यूजर बेस हम सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं। मशीन पे आप इस यूजर से लॉगिन करोगे तभी ये स्टोरेज आपका एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल एग्जैक्टली सांबा में भी सर ऐसे ही करते हैं। हर एक प्रोटोकॉल में उसके वो फीचर्स हैं, लेकिन बिहाइंड द पिक्चर दे आर प्रोवाइडिंग द शेयर स्टोरेज विद द एनएफएस। ओके। और सर ये जो सैन में हम लोग बैकएंड में यूज करते हैं, जैसे कि टेप ड्राइव्स होती हैं या मतलब जो और भी हाँ, तो कुछ क्या उस यूज करते हैं? हार्डवेयर की मैं आपसे बात करूंगा, एडब्ल्यूएस ने क्या क्या हार्डवेयर हमको स्टोरेज सर्विस देने के लिए लगा रखा है। ओके। ठीक है, ओके, इसमें तो सैन में तो ये हमें लन दे देते हैं, उस लन के अकॉर्डिंग हम उसे मैप करके अपना स्टोरेज इंडिविजुअल सेम असाइन हो जाता कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, लेकिन अभी हम बात करते हैं क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग स्टोरेज एज ए सर्विस। तो एडब्ल्यूएस में आपको अगर स्टोरेज एज ए सर्विस चाहिए तो टोटल Amazon जो हमें स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड करता है, डिफरेंट 5 टाइप की सर्विसेज वो लोग हमें देते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो टाइप ऑफ AWS स्टोरेज की अगर मैं आपसे बात करूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज अवेलेबल इन AWS, सबका डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है, सबके डिफरेंट डिफरेंट बिलिंग सिस्टम्स हैं, सबके मैनेजमेंट अलग हैं, प्रोविजनिंग मेथड अलग हैं, यूज केसेस डिफरेंट हैं सबके। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टोरेज हम लोग पढ़ेंगे, विच इज योर EBS। फुल फॉर्म क्या है इसका? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं क्या? इफेमरल स्टोरेज। ठीक है, एंड थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे
योर EFS, इसका जो फुल फॉर्म होता है इलास्टिक फाइल सिस्टम, एंड फोर्थ जो स्टोरेज हम लोग पढ़ेंगे S3, जिसको हम बोलते हैं क्या, सिंपल स्टोरेज सर्विस। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इसको बोलते हैं हम क्या, S3 ग्लेशियर। ठीक है, अब इनमें भी थोड़ा सा आपको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं कि कहां पे कौन सा यूज आपको करना है, जिससे कि आपका पूरा माइंड सेट रहे स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो टोटल आपसे अगर कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज सर्विस बी अवेलेबल वी कैन यूज इन AWS, तो वी हैव द 5 टाइप ऑफ स्टोरेज अवेलेबल। ठीक है, देखो स्टोरेज आपने ना कहीं कहीं पे ऐसा सुना होगा, स्टोरेज भी ना जब हम यूज करना स्टार्ट करते हैं ना, तो यूजेस के बेसिस पे स्टोरेज हमारा होता है दो टाइप का। एक हमारा क्या होता है, ब्लॉक लेवल स्टोरेज, और दूसरा हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। कैन एनीबडी डिफाइन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक लेवल और ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज? ब्लॉक लेवल में एक डेटा जो है ब्लॉकेज में स्टोर होता है फाइल सिस्टम में, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लेवल में रैंडमली कहीं पे भी मींस डेटा स्टोर हो सकता है। राइट। देखो बिल्कुल इन्होंने सही बताया है, लेकिन इन दोनों में देखो एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना, ये जो स्टोरेज आपका है ये क्या है, ऑफलाइन स्टोरेज है ये। और ये जो स्टोरेज हमारा है ना, ऑफलाइन का सीधा सा मीनिंग ऐसा स्टोरेज जिसको आप ओवर द इंटरनेट, ओवर द वेब सर्विस आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और ये स्टोरेज हमारा क्या है, ऑनलाइन है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूं AWS के क्लाउड में आपने एक सर्वर रन कर रखा है, आपने बोला कि यार सर्वर को चलाने के लिए मेरे को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, और OS क्या कहता है कि मेरे को पहले आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यू रिक्वायर्ड एटलीस्ट स्टोरेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यार सर्वर के लिए OS इंस्टॉलेशन के लिए मेरे को अगर स्टोरेज चाहिए, तो मैं ब्लॉक लेवल का स्टोरेज यूज करूंगा या ऑब्जेक्ट लेवल का? ऑब्जेक्ट लेवल का मतलब क्या क्या होता है, जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट लेवल का स्टोरेज है। ऑब्जेक्ट लेवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप ऐसा स्टोरेज जिसको आप इंटरनेट पे एक्सेस करेंगे, और यहाँ पे अगर आप डेटा पुट करते हैं ना, तो इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट हम डेटा फॉर्म कर पुट करते हैं, हमेशा अपलोड करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि आप चाहे जिप फाइल को अपलोड करें, चाहे आप फोल्डर अपलोड करें एक, चाहे आप फाइल अपलोड करें, ऑब्जेक्ट लेवल के स्टोरेज में हर एक डेटा का जो टाइप होता है ना, वो एक ऑब्जेक्ट होता है। आपसे बोला जाए कि गूगल ड्राइव में 15 GB का डेटा आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, और आपसे कोई मैनेजर आपका कॉल करके बोले कि यार 15 GB में ना आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन कर दो, तो इज इट पॉसिबल? हाँ जी, नो सर। we cannot install operating system inside the Google Drive, that is only available over the internet। क्योंकि गूगल वाले हमसे क्या बोलते हैं कि जो स्टोरेज में आपको दे रहा हूं ना, दैट इज नॉट फॉर द OS इंस्टॉलेशन, बट यू कैन डू, यू कैन ओनली एक्सेस दैट स्टोरेज ओवर द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर। और वहीं मैं आपसे बोलूं कि आपने एक 30 GB का हार्ड ड्राइव अपने सिस्टम में लगा रखा है, और इसमें आपने एक इमेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज आपने किसी पार्टीशन में रखा हुआ था, और बाय डिफॉल्ट मैं आपसे बोलूं बिना गूगल ड्राइव के अपलोड करे इस डेटा को आप इंटरनेट पर शेयर कर दो, क्या आप कर सकते हैं? हाँ जी, कोई बंदा इंटरनेट से आए, आप उसको एक URL दे दो कि आप ऐसा करना, इस URL पे मेरे इस फाइल को एक्सेस कर लेना, क्या कर सकते हैं हम? ब्लॉक लेवल का स्टोरेज हम इसको इसलिए भी बोलते हैं कि हार्ड ड्राइव में जो डेटा हम लोग पुट करते हैं ना, इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक में डेटा पुट करने से हमें फायदा क्या होता है, एक तो डेटा के रिट्रीव करने का स्पीड और डेटा राइट करने का स्पीड हमें ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि डेटा पहले हमारा ब्लॉक्स में क्या होता है, पहले राइट होता है जाके, और हर एक ब्लॉक का एक साइज होता है। ठीक है, वो बहुत
इन डेप्थ आपको मैं नॉलेज ज्यादा देना नहीं चाहता। ब्लॉक लेवल का सीधा सा मीनिंग ऐसा स्टोरेज जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाओ, जिसमें आप यूजर के डेटा को पुट कर पाओ, जिसमें आप डेटाबेस इंस्टॉल कर पाओ, जिसमें आप एप्लीकेशन का इंस्टॉलेशन कर पाओ, और ऐसा स्टोरेज जो सर्वर के साथ आपको मिलता है। जब तक आपका सर्वर है तब तक आप स्टोरेज एक्सेस कर सकते हैं। अगर सर्वर आपके पास नहीं है या सर्वर पे आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर पाओगे। सीधा सा ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो आई बिलीव आपको क्लियर होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक लेवल एंड ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। यस सर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि ये तीनों ही टेक्नोलॉजी आपके, अब आप थोड़ा सा सोच के मेरे को बताओ, ये तीनों ही टेक्नोलॉजी ब्लॉक लेवल का एग्जांपल है या ऑब्जेक्ट लेवल का? सर इसके अंदर से जो डैश है वो ब्लॉक लेवल है और नैस और सैन ऑब्जेक्ट लेवल है। सैन स्टोरेज में ओएस इंस्टॉल नहीं कर सकते हम? हाँ कर जी, सकते हैं। तो फिर वो ऑब्जेक्ट कैसे हो गया? ये तीनों ही जो स्टोरेज आपके आते हैं ना, अगर आपसे कोई पूछ ले इंटरव्यू में कि डैश, नेस और आपका सैन, तीनों स्टोरेज टाइप आपके जो है वो ब्लॉक हैं या ऑब्जेक्ट हैं, तो आपको आंसर करना है ब्लॉक लेवल। ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज का मतलब ये होता है कि ऐसा स्टोरेज पूल जो कि ऑलरेडी फॉर्मेटेड है एक फाइल सिस्टम में, एंड यूजर को डेटा पुट करने का या डाउनलोड करने का ओनली राइट्स आपको दिए गए। आप वहां पे जाके अगेन उस ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टोरेज को या जो स्टोरेज एज ए सर्विस आपको मिला है उसको आप फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का अगर मैं आपसे बोलूं 15 जीबी का, अच्छा एक एग्जांपल गूगल ड्राइव से पहले आप मेरे को बताओ, जब आप एक पेन ड्राइव मार्केट से परचेज करके लाते हैं, लेट सपोज आपने एक 32 जीबी का पेन ड्राइव परचेज किया, तो सबसे पहले डेटा राइट करने से पहले आप लोग क्या करते हैं इस पेन ड्राइव का? फॉर्मेट कर लेते सर, जो है कि- फॉर्मेट करते हैं, उसके बाद क्या बिना फॉर्मेट करे आप डेटा राइट कर पाते हैं? नहीं सर, कुछ उसका कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह नए पेन ड्राइव में था, ऐड एंड कुछ फॉर्मेट कुछ चेंज कर दे उसका कर वगैरह। लेते हैं। तो सेम भाई साहब, अगर मैं आपसे बोलूँ ना, आप एक पेन ड्राइव में डेटा राइट करने से पहले आपको एक डिजायर्ड फाइल सिस्टम में उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। सेम जो ऑब्जेक्ट लेवल का स्टोरेज है ना, वो ऑलरेडी बैकएंड से फॉर्मेटेड होता है और आपके पास राइट्स भी नहीं होते डेटा फॉर्मेट करने के फिर से। जैसे गूगल ड्राइव में जो 15 जीबी का स्पेस मिला है, क्या हम वहां पे डेटा राइट करने से पहले कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं? नहीं नहीं करते। वो रेडी टू यूज ऑपरेट हमें स्टोरेज मिला है, उसमें हम अपना डेटा जाके ओनली पुट कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे जब भी हमें जरूरत पड़ेगा तो गेट कर सकते हैं, मींस डाउनलोड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर रखना है कि ब्लॉक लेवल में और ऑब्जेक्ट लेवल में सबसे बड़ा जो डिफरेंस हमारा होता है, ऑब्जेक्ट लेवल का स्टोरेज बैकएंड से ऑलरेडी फॉर्मेटेड होता है, इंटरनेट पे एक्सेसिबल है, आप कोई भी डेटा एज अ बैकअप, एज अ आर्काइव वहां पे आप पुट कर सकते हैं, और हर एक डेटा जो आपका पुट होता है जाके इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। योर ऑब्जेक्ट कैन बी योर जिफ फाइल, योर इमेज फाइल, योर वीडियोज, योर जिफ आर्काइव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब थोड़ा AWS के साइड हम चलते हैं। सर एक थोड़ा सा रोक कर बोल रहा हूँ, ये नेस का एक बार मुझे बताएंगे, इसमें मतलब ओएस इंस्टॉलेशन जस्ट मैं अगर सांबा को एक्सेस करता हूँ या एनएफएस को एक्सेस करता हूँ तो मैं उसमें ओएस इंस्टॉलेशन तो थोड़ा सा नहीं हो पाएगा तब। NFS पे कभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते, लेकिन NFS खुद में ब्लॉक लेवल का स्टोरेज है। NFS भी इंटरनेट पे एक्सेसिबल नहीं होता बाय डिफॉल्ट। नहीं, इंटरनेट पे एक्सेसिबल नहीं है, नेटवर्क तो पे जो चीज, लोकल एरिया पे नेटवर्क होता है। लेकिन NFS का ना एक फाइल सिस्टम जरूर होता है। आप जब माउंट का कमांड चलाते हैं ना क्लाइंट पे, हम्म। तो माउंट आप बताते हैं कि मैं इसमें डेटा जो राइट करने वाला हूं ना, इसका एक नेटवर्क बेस्ड फाइल सिस्टम है, NFS वर्जन 4 या वर्जन 3 आप यस लिखते हैं यस वहां जाके, यस राइट? यस यस। जब आप यूजर के पास फाइल सिस्टम डिफाइन करने का कंट्रोल है ना, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक लेवल का स्टोरेज है ये। ओके। क्योंकि सर्वर के साइड जो डिस्क हमें एज अ कॉमन, एज अ शेयर स्टोरेज जो हमें मिलता है ना, वो डिस्क भी लोकल पहले फॉर्मेट हुआ होता है।
मैंने लास्ट टाइम जो अभी आपको एक डायग्राम बताया था जहां हमने स्टोरेज सर्वर लिखा हुआ था, तो स्टोरेज सर्वर पे पहले वो स्टोरेज आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा बिफोर शेयरिंग टू द क्लाइंट, राइट? ओके सर। तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात करने वाला था कि अगर AWS के स्टोरेज की हम बात करें तो AWS में अगर आपसे कोई पूछे ना EBS आपका सैन स्टोरेज है, नेस स्टोरेज है या डैश स्टोरेज है, तो क्या आंसर करोगे आप? सर सैन। राइट। EBS जो हमको मिलता है वो एज अ सैन स्टोरेज मिलता है, यानी कि आप EC2 इंस्टेंस अगर AWS के क्लाउड में रन करते हैं, अगर उस सर्वर के साथ आपको बाय डिफॉल्ट AWS वाले क्या कहते हैं आपसे कि जब आप मेरे से सर्वर लेते हैं तो मैं आपको उसके साथ स्टोरेज नहीं देता हूं। क्या क्या मैं देता हूं आपको? ओनली कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, CPU आपको मिलेगा, रैम आपको मिलेगा और एक नेटवर्क आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का नेटवर्क मैं उसमें लगा के आपको दूंगा। तो आप थोड़ा सा खुद से क्वेश्चन करो, इज दिस सफिशिएंट कॉन्फ़िगरेशन टू रन द ऑपरेटिंग सिस्टम? हमें क्या चाहिए एडिशनली? OS स्टोरेज। इंस्टॉलेशन के लिए वी रिक्वायर द स्टोरेज। अब स्टोरेज में क्या होता है, अगर मैं आप मार्केट से जाओ और आपको वो बोल दे कि यार आप ऐसा करो, रैम ले जाओ मेरे से, CPU ले जाओ इस लैपटॉप में और एक निक लगा है, हार्ड डिस्क आपको लगा के नहीं दे रहा हूं, तो क्या वो स्टोरेज आपके काम का है? नहीं जो लैपटॉप आपने लिया है वो आपके काम का है? नहीं नहीं है। तो आप उससे बोलोगे कि मेरे को हार्ड डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इसमें कितना GB हार्ड डिस्क आपने मेरे को लगा के दिया है। लेकिन जो हार्ड डिस्क आपको जो मिलता है ना वो लोकल आपको मिलता है, उसमें आपके ऑन बोर्ड ही हार्ड डिस्क लगा के देता है। लेकिन AWS वाले क्या कहते हैं आपसे कि हमारे ये दोनों जो रिसोर्सेस है ना, सर्वर का स्टोरेज और इटसेल्फ आपका सर्वर, ये दोनों ना आइसोलेट रिसोर्सेस हैं। इस सर्वर में जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना है ना, इसका OS भी हमने नेटवर्क पे इंस्टॉल कर रखा है। तो नेटवर्क के थ्रू ही हम इस सर्वर के लिए आपको स्टोरेज देते हैं। जब भी आपको इस EC2 में एडिशनल डिस्क आपको चाहिए, तो डिस्क को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? EBS वॉल्यूम। आप जब भी मैं आगे चल के कोई टर्म यूज करूँ ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू आप क्या मान लेना अपने आप से? आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्चुअल डिस्क। और ये वर्चुअल डिस्क आपका कैसा होता है? आपको ऐसा लगेगा कि ये डिस्क मेरे सर्वर के साथ एज अ फिजिकल डिस्क की तरह क्या हो रखा है? अटैच हो रखा है। आप चाहे तो इस वॉल्यूम में या फिर वर्चुअल डिस्क में फर्दर पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं, और या आप चाहे इसको सिंगल पार्टीशन की तरह मेरे को यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो EBS आपका जो आएगा सैन स्टोरेज की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं, यानी कि AWS ने स्टोरेज की सर्विस को बिल्कुल डेडिकेट अलग रखा हुआ है। उन्होंने सैन बॉक्सेस लगा रखे हैं अपने डेटा सेंटर में, और उन सैन बॉक्सेस के थ्रू कस्टमर को जितना स्टोरेज अपने सर्वर के लिए चाहिए होता है, पहले एक वर्चुअल डिस्क आपको क्रिएट करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम को फिर सर्वर से अटैच करना पड़ेगा। देन ओनली आप अपने सर्वर पे जाके उस वॉल्यूम को, स्टोरेज को एक्सेस आप कर सकते हैं। दूसरा जो स्टोरेज टाइप है जिसको हम बोलते हैं इफेमरल स्टोरेज। तो सर एक इफेमरल क्वेश्चन। हमारा कहाँ पे आएगा? हेलो। हाँ जी। सर तो फिर ये जो हमें सर्विसेज इंस्टेंस जो मिलते होंगे, एक अगर ये सैन स्टोरेज है तो दैट मीन्स इनके पास सबके पास फाइबर चैनल्स वगैरह होते होंगे? प्रॉपर डेटा सेंटर में उन्होंने फाइबर कनेक्टिविटी टिल, मतलब कहां तक करके दिया है आपको? स्टोरेज तक। स्टोरेज तक, क्योंकि WWN नंबर चाहिए होता है उसके लिए, सैन स्टोरेज के लिए। बैकएंड में सब कुछ है, लेकिन हम जाके ये देख नहीं सकते, और ना मैं आपको कॉन्फिडेंटली अभी बता सकता कि उन्होंने स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर रखा है। बट जहां तक हमने स्टोरेज पढ़ा है, जितना हमें सैन की कॉन्फ़िगरेशंस का पता है, वहां पे हमें सैन के स्विचेस भी चाहिए होते हैं, हम्म। फाइबर केबल्स भी चाहिए होते हैं, राइट? बैकएंड में नेटवर्क लेयर के स्विच भी हमें चाहिए होते हैं कनेक्टिविटी के लिए। तो वो AWS ने कैसे कर रखा है, वी कैन नॉट से कि हाँ यही हो रखा है। बट हम लोग अभी तक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या कह सकते हैं कि हमें कहीं ना कहीं सैन स्विचेस की रिक्वायरमेंट है, सैन बॉक्सेस की, उनमें डिस्क होने चाहिए। तो ये सब चीजें आज भी वहां पे पीछे हैं। लेकिन सर हम CLI से जब हम लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो हम उसे देख तो सकते ही हैं, मतलब हम अगर हम कमांड चलाते हैं तो
यस देयर आर सो मेनी टू कमांड्स जो हमें हार्डवेयर्स की कॉन्फ़िगरेशन एंड WWN नंबर्स की कौन से हार्डवेयर अटैच्ड हैं, तो वो इंस्टेंसेस में दिखेगा मुझे? इंस्टेंसेस पे आप जाके ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर पे देखो, यहाँ पे उन कमांड्स को चलाने का कोई फायदा नहीं है। वो कमांड्स हम कब चलाते हैं, जब आपका डिस्क एक्सेसिबल ना हो, तब हम चेक करते हैं कि यार ये WWN नंबर हमें रिसीव हो रहा है कि नहीं, कोई नया डिस्क यहाँ पे अटैच हुआ है कि नहीं, डिटेक्ट हुआ है कि नहीं, तभी तो हम वो सारी चीजें ट्रबल शूटिंग करते हैं। हाँ, लेकिन नहीं एक्चुअल अगर देना भी है तो जैसे नेटवर्क टीम को सन स्टोरेज के लिए WWN नंबर देना है, तो हाँ, आप निकाल के दे निकाल सकते हैं कर, आराम से। हाँ वही तो, मैं यहाँ जो मेरा इंस्टेंस होगा उस पे से निकाल सकता हूँ। राइट, ओके, ठीक है। इफेमरल स्टोरेज का मतलब क्या होता है? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि एज अ डैश, एज अ नेस, एज अ सेन, ये कहां पे आएगा आपका? इफेमरल स्टोरेज जो हमारा होता है वो क्या है? डैश। यानी कि AWS ये बोलता है कि मैं कुछ सर्वर्स आपको ऐसे भी देता हूं जिनके साथ मैं लोकल स्टोरेज आपको अटैच करके देता हूं। यानी कि जब आप मेरे से सर्वर परचेज करोगे तो आपको मैं CPU भी दूंगा सर्वर के साथ, रैम भी लगा के दूंगा, नेटवर्क भी लगा के दूंगा, और उसके साथ स्टोरेज के लिए लोकल डिस्क भी मैं उसमें आपको लगा के दूंगा। अलग से आपको EBS में जाके कोई डिस्क वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो इफेमरल स्टोरेज आता है वो कहां पे आता है? डैश टाइप में, ठीक है। इसके बाद EFS नेक्स्ट सर्विस हमारे पास आता है, इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो EFS हमारा कहां पे आएगा? कौन सा टेक्नोलॉजी हुआ ये? तो रिमेनिंग अगर आपको शेयर स्टोरेज, किसी BPC में आपके पास 10 सर्वर्स रनिंग में हैं और वो 10 सर्वर्स आपके सेम एप्लीकेशन के लिए, आपने सेम वर्कलोड के लिए आपने रन कर रखे हैं, और उनके लिए आपकी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को एक शेयर स्टोरेज चाहिए, तो शेयर स्टोरेज के लिए AWS आपसे बोलता है कि हम एज अ NFS स्टोरेज की एक सर्विस आपको दे रहे हैं, इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो यहाँ पे जाके आप रेडी टू यूज एक शेयर स्टोरेज अपने सर्वर्स के लिए रेडी कर सकते हैं, प्रोविजन आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये तीनों ही स्टोरेज की अगर मैं बात करूं आपसे, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, ये ब्लॉक लेवल के स्टोरेज हुए या ऑब्जेक्ट लेवल के? EBS, इफेमरल और EFS, तो ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल। राइट, वेरी गुड। तो ये तीनों ही स्टोरेज, मतलब इंटरव्यूअर कैसे भी पूछ सकता है आपसे, या तो ऐसे बोल सकता है कि व्हाट इज ब्लॉक लेवल स्टोरेज, तो आपको आंसर देना है द स्टोरेज इन विच वी कैन इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, वी कैन रन द डेटाबेस, वी कैन रन द एप्लीकेशन, वी कैन स्टोर एनी यूजर डेटा, और द स्टोरेज हैज द लिमिटेशन वंस वी विल लॉग इन टू द सर्वर देन ओनली वी कैन एक्सेस द स्टोरेज। ऐसे स्टोरेज को ब्लॉक लेवल स्टोरेज बोलते हैं। या आपको बोल देगा कि इतने सर्विसेज AWS में अवेलेबल हैं जो ब्लॉक लेवल के थ्रू प्रोविजन होते हैं, तो आपको नाम देना है EBS, इफेमरल और EFS। सर उसको तो फॉर्मेट करके देंगे ना सर? हाँ, ब्लॉक लेवल का सीधा सा एक रूल होता है, बिफोर राइटिंग द डेटा यू विल हैव टू फॉर्मेट। रॉ डिस्क हमें मिलता है, उसका कोई भी फाइल सिस्टम नहीं होता। हम बाद में एज अ यूजर डिसाइड करेंगे, अगर विंडोज यूज करते हैं तो हम NTFS FAT यूज करेंगे, और लिनक्स अगर हम यूज करते हैं तो वी हैव द ext2, ext3, ext4, XFS, ये सब हमारे फाइल सिस्टम टाइप है, ठीक है। और रिमेनिंग जो आपके 2 स्टोरेज सर्विसेज हैं, ये हमारे हैं ऑब्जेक्ट लेवल के स्टोरेज। AWS में एज अ गूगल ड्राइव अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो AWS 2 टाइप का स्टोरेज आपको देता है, सिंपल स्टोरेज सर्विस और आपका S3 ग्लेशियर। तो ये पांचों ही टॉपिक अपने आप में बहुत बिग टॉपिक्स हैं, इनको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज्ड आपके स्टोरेज हैं, ब्लॉक लेवल, EFS और आपका सिंपल स्टोरेज सर्विस, ठीक है। ये दोनों आपके कम यूज होते हैं क्योंकि सारे फीचर्स हर एक कस्टमर को इफेमरल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होता, हर एक को ग्लेशियर का नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ दी कस्टमर आपके सिंपल स्टोरेज सर्विस को यूज करते हैं, EFS को या फिर इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज को, ठीक है। अब जैसे अभी किसी ने कोई एक क्वेश्चन किया था कि सैन स्टोरेज के लिए सबसे पहले हमें एक डेडिकेट स्टोरेज सॉल्यूशन हमें चाहिए होता है, तो AWS हमसे क्या बोलता है कि ये मेरा एक डेटा सेंटर है, इस सेम डेटा सेंटर में मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे अपने
स्टोरेज लगा रखा है मैंने अपना। स्टोरेज के अंदर जनरली हमारे पास क्या होते हैं, हार्ड डिस्क लगे रहते हैं, राइट भाई। अगर मैं किसी को स्टोरेज देता हूं तो पहले मेरे को अपने लेबल पे स्टोरेज लगाना तो पड़ेगा ना, और स्टोरेज हमें मिलता कहां से, हार्ड डिस्क से, राइट। आपने हार्ड डिस्क के कितने टाइप सुने हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क आप जानते हैं, कितने टाइप के हार्ड डिस्क हमारे पास अवेलेबल हैं? सर वो पाटा साटा जो है सर, उसी उसी पाटा और साटा दो ID एंड सर। देखो पाटा आपका एब्सोल्यूट हो गया, अभी ना हम पाटा यूज नहीं करते हैं। अगर कोई लोग यूज भी करते हैं तो उसका जो सपोर्ट वगैरह है या फिर वारंटी वगैरह है वो हमें नहीं मिलता है अभी आजकल, ठीक है। तो लेटेस्ट जो हार्ड डिस्क हम लोग यूज करते हैं या तो साटा यूज करते हैं हम लोग या फिर SSD, राइट। सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज करते हैं या फिर साटा ड्राइव, जिसको आप HDD भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना। मेरा एक क्वेश्चन है सर, वो जो SCSI हार्ड डिस्क है वो तो अलग किसी मतलब अलग टेक्नोलॉजी के होते हैं ना? क्या बोल रहे हैं ये? SCSI सर, SCSI सर। इसका जी इज अ टेक्नोलॉजी टू कॉन्फ़िगर योर स्टोरेज। सर वो तो पाटा साटा नहीं होता ना सर? भाई स्टोरेज को आप तीन तरीके से यूज कर लो, डैश की तरह, नेस की तरह या सैन की तरह। अब यहाँ ये डिपेंड नहीं करता कि वो इसका जी है या इसका जी है क्या है, अच्छा। राइट। स्टोरेज एक स्टोरेज है, हार्ड डिस्क 500 जीबी का है, आप पे डिपेंड करता है उस 500 जीबी के स्टोरेज को एज अ शेयर स्टोरेज आप यूज करना चाहते हैं, एज अ सैन स्टोरेज यूज करना चाहते हैं, कैसे आपको यूज करना है। नहीं सर, मैं वो बता नहीं रहा सर, मैं बोल रहा हूँ कि साटा का जो टेक्नोलॉजी है सर, उसका केबल वगैरह जो है, हम बोल रहे हैं सर काजी का थोड़ा अलग किस्म का होता है ना सर? हाँ राइट, मैं वही बोल रहा हूँ सर। ठीक है। सर एक सैस स्टोरेज भी आता है क्या, SAS? सैस स्टोरेज पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड होता है, आता है, उसको सैन ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जो मल्टीपल डिस्क जो लगे रहते हैं ना, आपको सैस डिस्क जनरली उनको बोलते हैं कि वो सैन डिस्क पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, जैसे डेल वाले भी देते हैं उसको, राइट। आपने सुना होगा EMC का एक सॉल्यूशन आता है पहले से ही, है ना। IBM वाले भी अपना सॉल्यूशन देते हैं, HP वाले भी अपने सैन बॉक्सेस देते हैं लगा के। बट मैं ना उन चीजों पे नहीं जा रहा, क्योंकि आप हार्डवेयर लेयर पे यहाँ पे काम नहीं करने वाले हो। आपको अपना जो प्लानिंग है ना, वो अपने स्टोरेज एप्लीकेशन के लिए स्टोरेज आप कितने तरीके से यहाँ ले पा रहे हैं, उसकी हमें फीचर्स को समझना है, प्रोविजनिंग को समझना है, कौन सा स्टोरेज कब यूज करना है। क्योंकि बैकएंड में अगर आप जाओगे ना तो फिर अगेन आपको लॉट्स ऑफ चीजें आपको यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। आपको NFS की कॉन्फ़िगरेशन भी पता होना चाहिए, सांबा भी आपको पता होना चाहिए, SCSI भी आपको पता होना चाहिए। तो उन फीचर्स में आपको नहीं जाना है, बिकॉज वी आर नॉट कॉन्फ़िगरिंग SCSI, NFS, सांबा, ये सब हम कॉन्फ़िगर नहीं कर रखे हैं। वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, AWS के कंट्रोल में है, हम लोगों को उसका फ्रंट एंड यूज करके अपने लिए स्टोरेज प्रोविजन करना है, दैट्स इट। AWS के एक डेटा सेंटर की मैं आपसे बात कर रहा था, डेटा सेंटर में उन्होंने अपना स्टोरेज डेडिकेटली लगा रखा है, और फिर उन्होंने बोला कि ये आपके यहाँ पे हाई कॉन्फ़िगरेशंस के हमारे सर्वर्स रखे हुए हैं, और इन सर्वर्स पे जाके आप लोग क्या करते हैं, अपने इंस्टेंसेस क्या करते हैं, प्रोविजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने 4 इंस्टेंसेस AWS के क्लाउड में रन कर रखे हैं, ठीक है। अब इन इंस्टेंसेस के लिए आपको अगर स्टोरेज अगर चाहिए, तो स्टोरेज आपको पहले यहां से प्रोविजन करके मैन्युअली यहां पे क्या करना पड़ता है, एक्सेस करना पड़ेगा आपको। पहले स्टोरेज में जाके आप स्टोरेज एक वर्चुअल डिस्क आप अपने लिए बनाएंगे, तब आप अपने सर्वर पे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना स्टोरेज की जो क्वालिटी की मैं आपसे बात करता हूँ कि यार स्टोरेज की क्वालिटी है ना, वो डिपेंड करता है डिस्क टाइप पे, कि AWS हमें SATA डिस्क का स्टोरेज देता है बैकएंड से या SSD डिस्क का स्टोरेज देता है, कौन से टाइप का स्टोरेज वो लोग हमें अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टोरेज को AWS अवेलेबल कराने के लिए कितने डिस्क टाइप यूज करता है, डिस्क टाइप फॉर स्टोरेज इन AWS, तो जनरली वो लोग आपको ना 3 टाइप के डिस्क स्टोरेज प्रोविजनिंग के लिए देते हैं, और ये उन्होंने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में भी अपने बताया हुआ है, और उसके बेसिस पे ही उन्होंने बिलिंग सिस्टम डिफाइन कर रखा है। अगर आप डिस्क टाइप साटा लेते हैं तो साटा में आपको ऑप्शन है
कि साटा को भी फर्दर उन्होंने वॉल्यूम्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि कई बार हमें ऐसे एप्लीकेशंस चाहिए होते हैं टेस्टिंग में कि हमें स्टोरेज की कॉन्फ़िगरेशन इतना अच्छा नहीं चाहिए, स्टोरेज एक रेशियो में अच्छे से चलना चाहिए, हायर कॉन्फ़िगरेशन हमें उस पर नहीं चाहिए। तो आप ये बोलते हैं यार स्टोरेज की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए मैं स्टोरेज थोड़ा सा लोअर कॉन्फ़िगरेशन का भी ले लेता हूं, तो मेरे लिए ओके है। तो 3 टाइप के डिस्क आपको AWS देता है। सबसे पहला क्या है सुधांशु, ये आपने कुछ ड्रॉ कर दिया, इसको आप हटाओ। तो डिस्क का जो टोटल टाइप आपके पास है वो 3 टाइप का डिस्क यहाँ पे अवेलेबल है। पहला जो डिस्क आपका है जिसको हम बोलते हैं क्या, HDD, और दूसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं क्या, SSD। और अभी भी स्टिल हमें AWS एक टेप ड्राइव के बेसिस पे स्टोरेज अवेलेबल कराता है, ठीक है। SSD का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो होता है क्या, हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे इन तीनों डिस्क में स्पीड हमें डेटा राइट करने का या रीड करने का किस में सबसे अच्छा मिलता है, SSD। ऑफ कोर्स SSD डिस्क हमारे पास क्या है, हायर परफॉर्मेंस हमें स्टोरेज के साइड से मिलता है। तो सीधा सा, बट SSD हम लोग लेते क्यों हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि OS का जो बूट टाइम है वो कम हो जाए, OS की परफॉर्मेंस थोड़ा सा हमें अच्छा मिले। साइमल्टेनियसली सर्वर पे जब n नंबर ऑफ प्रोसेस यूजर्स लॉगिन करें, सर्विसेज टास्क अपने एग्जीक्यूट करें, तो जितना क्विक रेस्पॉन्स हमारे स्टोरेज के एंड से मिलेगा तो हम ये बोलते हैं कि OS भी आपका अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है। एक डेटाबेस की भी अगर आप बात करते हैं ना, तो डेटाबेस का भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो ज्यादा डिपेंड करता है ना वो स्टोरेज की क्वालिटी पे। डेटाबेस में आपने एक ऐसा स्टोरेज लगा दिया जो कि आपका साटा के बेसिस पे आपको मिल रहा था, तो उसका सीधा सा मीनिंग क्या है कि साटा ड्राइव्स में कंपैरिजन टू SSD आपको वो स्टोरेज की कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो सबसे अच्छा जो स्टोरेज हमें मिलता है वो SSD ड्राइव के बेसिस पे। अब AWS ने क्या किया, इन हार्ड डिस्क ड्राइव को भी फर्दर वॉल्यूम्स में डिफाइन कर दिया कि आप ऐसा करना हार्ड डिस्क ड्राइव में, क्योंकि क्लाउड में ना सबसे मेन फैक्टर आपके सामने एक चीज आता है, कॉस्ट, हाउ वी कैन रिड्यूस द स्टोरेज कॉस्ट। तो AWS ने बोला कि कस्टमर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए ना मैंने बैकएंड में फिजिकल ड्राइव्स तो ऐसे लगा रखे हैं, लेकिन इनको भी फर्दर मैंने वॉल्यूम्स में क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। और हर एक वॉल्यूम का स्टोरेज का कॉस्ट आपको अलग अलग देना है, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन को अगर हायर कॉन्फ़िगरेशन का स्टोरेज नहीं चाहिए तो वाई वी विल प्रोविजन द हायर कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज। कस्टमर तो बोलेगा ना कि मैं स्टोरेज लेवल से कोई भी चीज नहीं करता हूँ, स्टोरेज मेरे को नॉर्मल आप लगा के दे दो और उसका कॉस्ट मैं इतना ज्यादा आपको नहीं दूंगा, एक जेन्युइन कॉस्ट आप मेरे से लो। लेकिन AWS आपसे क्या कहता है कि मेरे पास स्टोरेज का कोई अदर सॉल्यूशन नहीं है, तो कस्टमर बोलेगा कि यार मैं आपके स्टोरेज की सर्विस को लेने को रेडी नहीं हूं, प्लीज लेट मी नो द ऑप्शंस, स्टोरेज में मैं क्या क्या चीजें आपके एंड से स्टोरेज की कॉस्ट को कम करने के लिए ले सकता हूं। तो उन्होंने बोला कि हमने सॉलिड स्टेट ड्राइव को भी 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिफाइन कर रखा है। आप मल्टीपल टाइप्स के वॉल्यूम चूज करके अपनी रिक्वायरमेंट देख लो, कौन से रिक्वायरमेंट के थ्रू आप अपने एप्लीकेशन के लिए स्टोरेज प्रोविजन करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको स्टोरेज की सर्विस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अगर आप देखो हार्ड डिस्क ड्राइव के बेसिस पे अगर आप स्टोरेज अपने सर्वर के लिए लेना चाहते हैं तो AWS आपसे बोलता है कि यहां मैं आपको 2 टाइप का स्टोरेज देता हूं, 2 टाइप का स्टोरेज मान लो, या फिर 2 टाइप के वॉल्यूम आपको यहाँ पे मिलेंगे। पहला जो टाइप है जिसको हम बोलते हैं क्या, ST1, और दूसरा जो वॉल्यूम का टाइप है उसको हम बोलते हैं क्या, SC1, ठीक है। और सॉलिड स्टेट ड्राइव में भी आपके पास ओवरऑल 2 टाइप के ही हैं वॉल्यूम के टाइप, यानी कि एक तो IO है आपके पास और एक होता है आपके पास क्या, GP2। फर्दर जो आपका जो IO टाइप है ना, ये 2
डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड होता है, और ये लेटेस्ट AWS ने अभी दिया है। पहले AWS ओनली IO1 देता था, लेकिन उन्होंने एक नया वॉल्यूम टाइप अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है विद IO1, एंड लेटेस्ट जो उन्होंने ऐड किया है IO2। ठीक है, टेप ड्राइव के बेसिस पे AWS जो हमें स्टोरेज देता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सर ये GP2 GP3 भी तो आ गया ना शायद अब। मैंने न्यूज़ देखा नहीं है, कोई फीचर अगर आ गया है तो लेट मी चेक। GP3 में सभी कुछ एक दो दिन पहले कंपनी में कुछ ऐसे माइग्रेशन का बोल रहे थे, GP3 भी आ गया अपडेटेड कुछ। देख लेना आप एक बार, है ना, नहीं तो मैं चेक करके बता दूंगा। मैंने अभी ऐसा कोई जनरल नोटिफिकेशन पर्पस नहीं देखा है। हमारे पास अभी लेटेस्ट जो टोटल वॉल्यूम के टाइप्स हैं वो कितने हैं? 6। हार्ड डिस्क ड्राइव में आप दो तरीके का वॉल्यूम बना सकते हैं, ST1 SC1। सॉलिड स्टेट ड्राइव का जो डिस्क अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दो टाइप आपके पास अवेलेबल है, IO GP2। IO में भी फर्दर हमारे पास दो टाइप हैं, IO1 और IO2। और टेप ड्राइव में वॉल्यूम का नाम जो है वो है मैग्नेटिक स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा सा आपको ना कुछ चीजें इंटरेस्टिंग में बता देता हूं। एक स्टोरेज की क्वालिटी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? आप ये चीज कैसे डिसाइड करते हैं कि मेरा ये स्टोरेज अच्छा है और ये थोड़ा सा कंपैरिजन टू दिस स्टोरेज थोड़ा सा लोअर कॉन्फ़िगरेशन का है? क्या चीज आप स्टोरेज में देखते हैं सबसे ज्यादा? रिट्रीवल टाइम, डेटा को कॉल करने का टाइम, इनपुट आउटपुट। राइट। दो फैक्टर होते हैं आपके स्टोरेज में। एक तो आपका होता है क्या, जिसको आप बोलते हैं क्या, इनपुट आउटपुट पर सेकंड, राइट। और दूसरा जो टाइप होता है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, थ्रूपुट। अब AWS ने पता है हमसे क्या बोला कि मैं जो आपको ये अलग अलग टाइप के जो वॉल्यूम दे रहा हूं ना, उसमें हर एक वॉल्यूम टाइप में जो आपको IOPS और थ्रूपुट है ना, वो अलग अलग आपको मिलेगा। और दैट्स द रीजन कि मैं आपको उसका प्राइसिंग भी है ना, कॉस्ट भी मैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही लगा के दे रहा हूं स्टोरेज की। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लेट सपोज मैं ऐसा कुछ बोलता हूं कि आप एक 50 GB का पेन ड्राइव परचेज करके लेके आए, और उस पेन ड्राइव पे अगर उसके बॉक्स में जाके आप देखेंगे ना, तो आपको ना वहां पे ये दो चीजें लिखा मिलता है कि IOPS आपको टोटल कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे 200 IOPS आपको मिलेंगे, और थ्रूपुट का जो वैल्यू है ना वो आपको मिलेगा क्या, 250 MB पर सेकेंड। इन दोनों वैल्यूज का मतलब क्या है? मतलब इसका ये हुआ कि 500 GB के पेन ड्राइव पे मैक्सिमम 200 IOPS ऑपरेशंस की अगर आप बात करते हैं कि एक डिस्क में ऑपरेशन के टाइप्स क्या होते हैं, या तो डेटा को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, या फिर डेटा को हम क्या करते हैं, हाँ जी, राइट करते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा ऑपरेशन आप एग्जीक्यूट करते हैं? एक नो। स्टोरेज में अगर बात करूं मैं आपसे, दिस स्टोरेज कैन बी और पेन ड्राइव, DVD, पार्टीशन, कुछ भी हो सकता है। तो इनके अंदर आप रीड और राइट ऑपरेशन के अलावा कुछ भी और तीसरा कोई एक्शन एग्जीक्यूट करते हैं आप? नो सर। तो आपका अगर आपने देखो किसी फाइल को अगर कैट किया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक 1 IOPS हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा एक 1 IOP हो गया। और एक फाइल पे जाके आपने सपोज करो VI करके आप किसी फाइल में गए और यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस कर रहे, तो आप जितने ऑप्शंस आप करते हैं ना चेंजेस, उनको हम बोलते हैं राइट ऑपरेशन। और रीड ओनली मोड पे जब डेटा आप रीड करते हैं किसी स्टोरेज में, उसको बोलते हैं रीड ऑपरेशन। और राइट और रीड ऑपरेशन को ही बोलते हैं हम इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। हाउ मेनी मैक्सिमम रीड एंड राइट ऑपरेशंस वी कैन एग्जीक्यूट ओवर द सिंगल स्टोरेज, वी कॉल इट IOPS। क्या बोलते हैं हम उसको, IOPS। थ्रूपुट का मतलब क्या होता है? हमने बोला यार हर जब भी हम रीड करते हैं या राइट करते हैं कुछ भी डेटा, तो उसका भी एक साइज होता है। हाउ मच डेटा वी हैव रीड, राइट, क्या साइज क्या है उसका। और सेम मैंने बोला कि यार कितना डेटा आपने राइट किया,
तो आपने देखा होगा पेन ड्राइव के कंपैरिजन में जब हम हार्ड डिस्क से डेटा शेयर करते हैं ना, तो हमको स्पीड बहुत अच्छा मिलता है रिट्रीवल का, या फिर हम कोई भी चेंजेस को पुश करते हैं, डेटा राइट करते हैं या फिर डेटा गेट करते हैं। तो वो क्यों मिलता है? क्योंकि हार्ड ड्राइव में जो हमें थ्रूपुट काउंट मिला था ना, वो ज्यादा था कंपैरिजन टू पेन ड्राइव। 1 सेकंड में कितना डेटा आप राइट कर पा रहे हैं, कितना मैक्सिमम डेटा आप रीड कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं थ्रूपुट काउंट। और पर सेकंड कितने रीड और राइट के ऑपरेशंस आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं मैक्सिमम, उसको बोलते हैं आईओप्स। दोनों चीजें क्लियर हैं आपको? सर आईओप्स जो है ये मींस कैट करने से कोई भी कमांड अगर करेंगे तो आईओप्स बढ़ जाएगा उस सर्वर पे, मतलब कोई भी नॉर्मल कमांड हम रन करेंगे तो। यस, देखो रीड ओनली के चेंजेस, मैंने एक कैट का एग्जांपल आपको दिया, एलएस कमांड चलाया ना, तो वो भी एक ऑपरेशन हुआ, राइट? स्टोरेज में एलएस किया आपने जाके, लेकिन वो ऑपरेशन कौन सा हुआ? लिस्ट किया आपने, राइट? अब जैसे मैं अपने स्टोरेज में गया, लेट सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके ऐसे करके मैंने किया, तो ये मेरा ऑपरेशन क्या हो गया? यानी कि स्टोरेज पे जाके मैंने क्लिक किया तो मेरे को आईओप्स कितने फोल्डर्स थे, इसको हम बोलते हैं एक ऑपरेशन आपने स्टोरेज में एग्जीक्यूट किया। तो ऐसे ही ऑपरेशन 1 सेकंड में एक स्टोरेज पे हम कितने परफॉर्म कर सकते हैं मैक्सिमम, उसको बोलते हैं आईओप्स। और हर एक ऑपरेशन का ना कुछ साइज होता है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा आपने रीड किया या राइट किया, वो मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो पर सेकंड, वी कॉल इट थ्रूपुट काउंट। सर एक ऐसी एग्जांपल दे रहा था मैं, कहीं पे सुना था कि अगर कहीं प्रोडक्शन सर्वर पे किसी ने ग्रैब करके कुछ डेटा लिया तो उससे मतलब ग्रैब करना प्रोडक्शन सर्वर पे ग्रैब करने को मना करते हैं नॉर्मली, मतलब मतलब कहीं मैंने ग्रैब आप एस्ट्रिक लगा के ना करें, जैसे आप उससे सिंपल, आईओप्स बढ़ रहा था, मैं अगर नॉर्मली अगर बढ़ देखो जाता है आप वो मना करते हैं। सिंपल अगर ऐसे करते हैं ना, आप ऐसे करके आपने कर दिया रूट पे ग्रैब, या आपने बोला एक नेम कुछ भी दिया, नेम और स्टार आपने लगा दिया, इसका मतलब पता क्या हो गया? ग्रैब कमांड क्या टोटल करता है? वो पैटर्न को प्रोसेस सर्च चलती करता है, रहेगी। राइट? वो हर एक फाइल में, हर एक डायरेक्टरी में जाके एक सिंगल ऑपरेशन के थ्रू इस वाले कीवर्ड को सर्च करेगा। इसलिए बोला जाता है कि ग्रैब कमांड बैकएंड में एक सिंगल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है, और उसकी वजह से आपका स्टोरेज क्या हो सकता है? स्लो हो सकता है। ठीक है, तो मैं सर उसकी जब डिटेल, हम इंस्टेंस पे जाके या स्टोरेज पे जाके मॉनिटरिंग में डिफरेंट डिफरेंट वो चार्ट्स देखते हैं, तो उसमें इनपुट आउटपुट का भी एक चार्ट होता है जिसमें वो दिखाता है राइट, कि क्या हमारा इनपुट आउटपुट गया है। कितना तो आईओप्स ऐसा काउंट चल कुछ, रहा है। यस, यहाँ पे हाँ, भी है कितना वो चल रहा चीज। है। एडब्ल्यूएस आपको इनबिल्ट, आप अपने वॉल्यूम पे अगर ये देखना चाहते हैं कि जो स्टोरेज एडब्ल्यूएस से मैंने लिया है कितना आईओप्स और थ्रूपुट काउंट चल रहा है, तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी मिला है, कौन से टूल का? क्लाउड। क्लाउड। इस तो टूल में इसका जाके आप, कुछ एक बेंचमार्क वैल्यू है कि मतलब इससे ऊपर होगी तो परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, ऐसा कुछ? एग्जैक्टली मतलब अगर हमने एडब्ल्यूएस ने आपको ना हर एक वॉल्यूम में ये चीज बता रखा है कि मैक्सिमम थ्रूपुट आप कितना अचीव कर सकते हैं, मैक्सिमम आईओप्स आपको कितने मिलेंगे। बेसिकली सर हम इसको वेबसाइट्स जब हम रिकरिंग हिट करते हैं तो आईऑप्स हमारे बेसिकली वहाँ ज़्यादा यूज़ होते हैं कि हमारे पर सेकंड कितने यूजर्स हिट कर रहे हैं और उससे हमारे कितने आईऑप्स यूज़ हो रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस कंकरेंट रिकरिंग कंकरेंट सेक्शन पे हम अपने आईऑप्स वगैरह, वो भी आईऑप्स पे ही डिपेंड करता है। देखो एडब्ल्यूएस ने क्या किया है, 6 टाइप के वॉल्यूम आपको दिए हैं, ठीक है? और इन 6 टाइप के वॉल्यूम में ना आपको 3 चीजें उन्होंने बताई हैं, टोटल 4 चीजें, नॉट 3, 4 चीजों का आपको बताया है कि ये हमारा एग्रीमेंट है, ये बेंच लाइन, ये पॉइंट आपको बता के दे रहे हैं। तो इन इन रिक्वायरमेंट्स में ही आपको अपना काम करना पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हर एक वॉल्यूम टाइप में हमने आपको साइज बता रखा है, मिनिमम साइज ऑफ द वॉल्यूम, और सेम हमने बता रखा है कि मैक्सिमम कितना वॉल्यूम आप कट कर सकते हैं हमारे यहां से, टोटल आईओप्स आपको कितने मिलेंगे, और सेम बता रखा है कि मैक्सिमम थ्रूपुट आपको कितना मिलेगा। ठीक है, अब जैसे आपकी स्टार्टिंग ST1 से हम लोग अगर स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे, तो ST1 में उन्होंने बता रखा है 1 2, अच्छा सर, ये जो आईऑप्स है ये सिर्फ स्टोरेज के लिए है कि मतलब आरडीएस वगैरह इन सब के लिए भी है? डेटाबेस में भी अगर आप स्टोरेज लेते हैं तो वहां पे भी आईओप्स और थ्रूपुट आपको देखना पड़ेगा।
और अपना राइट। जो हमने सर्वर कॉन्फ़िगर किया है इंक्लूडिंग RDS S3 जितने भी हमने इंस्टेंस यूज किए हैं, उस पे हमारा IOPS कितना होना चाहिए आइडियली, मतलब जो सपोर्ट करता है AWS, वो कैसे पता लगेगा? वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी यही चीज कि मैक्सिमम AWS हमें क्या देता है। एंड आई एम प्रटी मच श्योर कि अगर आप मार्केट से भी उस क्वालिटी का स्टोरेज लेने जाएंगे ना, तो आपको बहुत घूमना पड़ेगा और हो सकता है उस क्वालिटी का स्टोरेज आपको मिल भी ना पाए। पर लेकिन हम ये तो डिफाइन नहीं, ये तो नहीं बता सकते ना कि कितना, मतलब एक एग्जम्पशंस ले सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे हमारे कितना AWS बड़ा अपनी पैकेट। अपनी सर्विसेज के लिए ना बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं वो लोग, मार्केट में इतना आगे है ना, रीजन बिहाइंड की सर्विस क्वालिटी बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। नहीं नहीं, जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा, आई थिंक उन्होंने पूछा कि हम कितने आईओप्स लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये मतलब पहले से मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो साइज करता है, डिपेंड करता है कि पैकेट के साइज पे कि कितना बड़ा पैकेट आपका बन रहा है और कितने सेशन आपके बन रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम आईओप्स ले सकते हैं। प्रिडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं, प्रिडिक्ट तो हम आज भी नहीं कर पा रहे डेटा सेंटर में भी कि कितना स्टोरेज, कौन सा क्वालिटी का स्टोरेज हमें लगाना चाहिए। बाद में हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम लोग उन चीज़ों को चेंज करते हैं या माइग्रेशन करते हैं। कितनी बार मैंने ऐसे प्रॉब्लम्स देखे हैं, हमने अच्छा। स्टोरेज लिया डेटाबेस के लिए और बाद में वो स्टोरेज डेटाबेस हमारा स्लो हुआ बिकॉज ऑफ द स्टोरेज क्वालिटी। राइट। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि यार जो डेटाबेस के हार्ड डिस्क हैं उनको रिप्लेस कर दो। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें प्लस पॉइंट्स आपको मिलते हैं कि क्योंकि हम क्लाउड यूज कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे कुछ चीजें ऑन द फ्लाई आपके पॉसिबल हैं, जैसे आईओप्स ज्यादा आपको लेने हैं तो वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो वो उनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कम करने हैं आपको तो कम कर सकते हैं आप, वो सारी चीजों की मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है। जैसे ST1 अगर आप वॉल्यूम लेते हैं तो ST1 में एक एक डायग्राम में आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। ST1 जैसे ये आपका है एक वॉल्यूम का टाइप, तो AWS आपसे बोलता क्या है कि मैं आपको जो मिनिमम वॉल्यूम का साइज जो दे रहा हूं ना आपको, वो कितना है 500 GB। 500 GB का वॉल्यूम आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप SATA ड्राइव बेस स्टोरेज अगर आप मेरे से चाहते हैं तो। मैक्सिमम वॉल्यूम का साइज आप कितना ले सकते हैं 16 TB। आयोप्स आपको मैक्सिमम कितने मिलेंगे 500, और थ्रूपुट आपको कितना मिलेगा 500 MB। सेम SC1 में आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये चीजें सेम है, मिनिमम वॉल्यूम का साइज, मैक्सिमम वॉल्यूम का साइज। जो चेंजेस हमने किए हैं वो आयोप्स और थ्रूपुट में सेम। आपसे देखो अगर मैं GP2 पे चलता हूं तो ये दोनों चीजें क्लियर हैं आपके। मिनिमम वॉल्यूम का साइज दोनों के लिए सेम है, मैक्सिमम वॉल्यूम का साइज दोनों के लिए सेम है। ST1 में जो मैक्सिमम आयोप्स आपको मिल रहा है 500, और थ्रूपुट की अगर आप बात करते हो तो थ्रूपुट भी कितना है आपका 500 MB। लेकिन इसका 50% कम करके आपको किस में दिया SC1 में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे सामने आता है कि यार ST1 और SC1 में से हमें कौन सा चूज करना चाहिए। दोनों का बिलिंग सिस्टम देखो बिल्कुल अलग है। ST1 अगर आप लेते हैं तो AWS आपसे बोलता है कि एक वॉल्यूम का जो मैं बिलिंग करके देता हूं ना, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड होता है। एक तो आपके वॉल्यूम के टाइप पे, दूसरा उसका साइज, और तीसरा क्या है फैक्टर आपका आयोप्स। जितने ज्यादा आयोप्स आप लेते हैं, वॉल्यूम का टाइप आप चूज करते हैं और साइज। जैसे अगर आपका SC1 में काम हो जाता है, आप अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं और उसमें स्टोरेज की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, AWS आपसे बोलता है कि यार फिर आप ये वाले वॉल्यूम टाइप आईओ ना लेके, GP2 ना लेके, आप लोग क्या लो SC1 से काम कर लो अपना। इसमें स्टोरेज की कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी और आपका काम भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का बिलिंग सिस्टम अलग है। ST1 में 500 आईओप्स हैं तो आपको उसका डबल कॉस्ट यहाँ पे सेम स्टोरेज का देना पड़ेगा। आपने बोला हार्ड डिस्क ड्राइव बेस स्पेस स्टोरेज मेरे को नहीं चाहिए, मैं सॉलिड स्टेट ड्राइव के बेसिस पे स्टोरेज चाहता हूं। तो AWS वाले आपसे क्या बोलते हैं कि फिर हमारे पास दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप GP2 लें हमसे, या फिर आईओ लें, और आईओ में हमारे पास दो वॉल्यूम टाइप हैं आपके लिए।
GP2 में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, मिनिमम जो वॉल्यूम का साइज यहाँ पे है ना GP2 में, वो आपका है 1 GB। मैक्सिमम तो इन 1 2 3 4 5 इन पांचों वॉल्यूम टाइप में मैक्सिमम 16 TB है। यानी कि AWS आपको 16 TB से ज्यादा वर्चुअल डिस्क या फिर एक वॉल्यूम का साइज इससे ज्यादा आपको नहीं देगा। मिनिमम GP2 में 1 GB का वॉल्यूम है। लेकिन यहाँ पे अगर IOPS और थ्रूपुट की आप बात करते हैं तो IOPS और थ्रूपुट आपको कितना दे रहे हैं वो लोग GP2 में? मैक्सिमम जो IOPS आप अचीव कर सकते हैं कितने हैं वो? 16,000। 15,000। और थ्रूपुट आपको कितना मिलेगा? 250 MB। लेकिन यहाँ पे ना एक बेस लाइन भी आपको लगा के दिया उन्होंने। SC1 और ST1 में वो कमिट करके चल रहे हैं कि मतलब इतना हम आपको देंगे एज अ सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन उन्होंने GP2 और IO1 में आपको ना ओपनली बता दिया कि मैक्सिमम इतना अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक बैकएंड में बेस लाइन काम करता है। 50 GB का अगर वॉल्यूम लोगे तो उस पर कितने आयोप्स आपको मिलेंगे? 150 आयोप्स। 1 GB इक्वल टू कितना है? 3 आयोप्स। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया आपका? 150। सर ये मैं देख रहा था, इसमें रीड आयोप्स और राइट आयोप्स दो हैं, तो ये जो आपने आयोप्स की वैल्यू लिखी है दोनों के लिए सेम ही रहेगी, सेम, रीड और यस राइट के लिए? यस सेम। आयोप्स में दो ही चीजें होती हैं, रीड और राइट, मतलब रीड ऑपरेशन और आपका राइट ऑपरेशन। तो इंक्लूडिंग द रीड एंड राइट ऑपरेशंस 1 GB इक्वल टू 3 आयोप्स। लेकिन इससे भी अच्छी क्वालिटी का स्टोरेज अगर आपको चाहिए, गाइस जस्ट अलाउ मी 1 मिनट, मेरे को चार्जर लगाना है ना। अब इससे भी अच्छे क्वालिटी का स्टोरेज अगर आपको चाहिए तो SATA ड्राइव्स में तो दो हैं हमारे पास, SC1 ST1। SSD में अगर आप जाते हैं तो GP2 हमारा सबसे पहला स्टोरेज है, वॉल्यूम टाइप है। फिर आपका है IO के अंदर, पहले हमारे पास ओनली IO1 था, मतलब IO को हम बोलते हैं प्रोविजन IOs। तो यहाँ पे ओनली हमारे पास एक ही इनका वॉल्यूम टाइप अवेलेबल था, IO1। नाउ दे हैव अनाउंस न्यू वॉल्यूम टाइप जिसको हम बोलते हैं IO2। इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना वो आपका है आयोप्स का। मतलब मैक्सिमम तो इतना ही अचीव कर सकते हैं आप 64,000। मिनिमम वॉल्यूम 4 GB लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 16 TB। थ्रूपुट अगर आप यहां देखते हैं तो कितना है आपका? 1000 MB। लेकिन IO1 में 1 GB इक्वल टू आपको कितना मिल रहा है? यानी कि 4 GB का वॉल्यूम अगर आपने लिया तो यू विल गेट 200 IOPS टोटल। और यही चीज अगर आप IO2 में चलते हैं, IO2 में ना उन्होंने सबसे बड़ा चेंज क्या किया है? पर GB इक्वल टू हाउ मेनी IOPS? 500 IOPS यू विल गेट। यानी कि 4 GB का अगर वॉल्यूम लिया तो टोटल IOPS हमें कितने मिलेंगे? 2000 IOPS। दिस इज द मेजर चेंज इन स्टोरेज। AWS जो सबसे ज्यादा अच्छे क्वालिटी का जो स्टोरेज आपको देता है ना वो आपका है IO2। थोड़ा सा इसका थ्योरी और आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? देखो सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट किए हैं। एन Amazon EBS volume is a durable block level storage device that you can attach to a single EC2 instance। तो एक वर्चुअल डिस्क को आपसे बोल रहा है कि एट अ टाइम आप एक सिंगल EC2 सर्वर पे ही कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उसको डिटैच करके दूसरी जगह आप ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम दैट इज एक्सेसिबल ओवर द सिंगल EC2 इंस्टेंस ओनली। ठीक है? You can use EBS volume as a primary storage for data that required frequent updates, such as the system drive for an instance, or storage for a database application, or for throughput intensive application that perform continuous disk scans। ठीक है? थोड़ा सा मैं अपने लेवल से इन चीजों को समझाता हूं, अगर आपको लाइन पढ़ के क्लियर नहीं है तो। एक सर्वर की जब आप बात करते हैं तो सर्वर में सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टीशंस वी अवेलेबल इन ऑपरेटिंग सिस्टम।
कितने टाइप के पार्टीशंस आपने सुने हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टीशन वी अवेलेबल इन ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल? प्राइमरी, लॉजिकल, एक्सटेंडेड, ऐसा क्या? राइट। देखो, एक सिस्टम में हमारे पास जो पार्टीशन का जो टाइप होते हैं ना मैक्सिमम, या तो वो प्राइमरी होता है या फिर क्या होता है, सेकेंडरी। सेकेंडरी को ही आप लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड, राइट। प्राइमरी वॉल्यूम कौन सा होता है हमारा, प्राइमरी पार्टीशन, जहां पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन करते हैं। और सेकेंडरी हमारा क्या होता है, एलवीएम, यूजर डेटा, या फिर जहां पे हम क्या करते हैं, अपना एप्लीकेशन का डेटा। सेकेंडरी आपके एन नंबर ऑफ हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। लेकिन ओएस इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक सिंगल प्राइमरी एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए, जहां हम अपने ओएस का इंस्टॉलेशन कर पाए। तो AWS में भी ना आपसे ये चीज बोला हुआ है उन्होंने कि वी आर प्रोवाइडिंग 6 टाइप ऑफ वॉल्यूम स्टार्टिंग फ्रॉम GP2, IO1, IO2, फोर्थ आपका क्या है, ST1, फिफ्थ आपका क्या है, SC1, और 6 आपका क्या है, ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ये चीज याद रख लेना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉल्यूम अवेलेबल, उसके नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। GP2 को हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पस, IO1 एंड IO2 को प्रोविजन IOPS, ST1 को स्टैंडर्ड थ्रूपुट, SC1 को हम लोग बोलते हैं कोल्ड HDD, और मैग्नेटिक स्टैंडर्ड को मैग्नेटिक स्टैंडर्ड। अब इनमें से आपका यहां पे मैं लिख देता हूं प्राइमरी वॉल्यूम, मतलब प्राइमरी पार्टीशन, और यहां पे लिख देता हूं मैं क्या, सेकेंडरी वॉल्यूम, ठीक है। इन चीजों को याद रख लेना, बड़े काम के हैं। प्राइमरी कौन कौन सा हो सकता है, GP2, IO1, IO2, और फोर्थ आपका सेकेंडरी आपका क्या क्या हो सकता है, ऑल 6 टाइप, GP2, IO1, IO2, ST1, फिफ्थ आपका SC1, और 6 आपका मैग्नेटिक स्टैंडर्ड। अब ये चीज किसके समझ में आया है, अगर आ गया है तो थोड़ा सा डिफाइन कर दो, ये मैंने क्या यहाँ पे आपको बताया है। हाँ भाई, देखो प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, AWS के क्लाउड में अगर आप एक अपना सर्वर रन करते हैं, और इस सर्वर के लिए अगर आपको एक वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, तो कौन सा वॉल्यूम टाइप आप ले सकते हैं ओनली, हाँ जी, प्राइमरी वॉल्यूम जो है GP2, GP2, IO1, IO2 और मैग्नेटिक स्टैंडर्ड। और सेकेंडरी पार्टीशन अगर आपको चाहिए, तो ये 6 टाइप के वॉल्यूम आपके सेकेंडरी हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, एक बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल लैब एक नोट आप समझ लेना सब लोग। जब हम एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं ना अपने सर्वर के लिए, तो वॉल्यूम बनाते टाइम हमें एजेड बताना पड़ता है कि कौन से अवेलेबिलिटी जोन में आप इस वॉल्यूम को बनाना चाहते हैं। तो ये सेम चीज हम सर्वर बनाते टाइम भी बताते हैं कि सर्वर भी हमारा एक एजेड में चलता है, और सेम चीज हमारा एप्लीकेबल है वॉल्यूम के लिए। और यहां पे बोला गया है आपका वॉल्यूम और सर्वर दो डिफरेंट एंटिटी हैं। सर्वर आपका एक EC2 का रिसोर्स हो गया, वॉल्यूम भी EC2 का रिसोर्स है, लेकिन ये आपका स्टोरेज लेयर से आपके लिए मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें आपकी एजेड लेवल के रिसोर्सेस हैं, चाहे सर्वर है आपका, चाहे आपका वॉल्यूम है। तो एक नोट जो मैं आपको बता रहा हूं, बाय डिफॉल्ट ये चीज आपको याद रखना, योर वॉल्यूम
and server should be available in same अवेलेबिलिटी जोन। इसका मतलब क्या हो गया कि AWS के क्लाउड में अगर आप एक सर्वर बनाते हैं तो सर्वर के लिए जब भी वॉल्यूम की आपको जरूरत पड़े तो उसका एजेड आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जिस अवेलेबिलिटी जोन में आपका सर्वर है सेम अवेलेबिलिटी जोन में आपका वॉल्यूम भी होना चाहिए। इतना हम लोग अभी पर थ्योरी सर समझ के प्रैक्टिकल लैब अपना स्टार्ट करते हैं। सर नॉर्मल